ये कहानी है एक ही माँ के दो बेटों की। एक खूब कमाता, बड़ा होने की सारी जिम्मेदारियां निभाता, घर में पैसे भी लाता, मगर खुद पर ना लगा पाता। माँ उससे मोहब्बत तो बहुत करती, मगर हुलिये से वो लावारिस नजर आता। वहीं इसी माँ का छोटा बेटा बड़े भाई से कम कमाता, माँ का लाडला कहलाता, देखने में फिटफाट खुशहाल, उस पर खर्चा भी खूब किया जाता, सबसे तारीफें समेटता नजर आता। मगर हैरानी होगी आपको ये जानकर कि ये दोनों भाई हमेशा से ऐसे नहीं थे। जी हां, 40 साल पहले छोटे भाई का हाल बड़े भाई जैसा बहुत बुरा था और बड़ा भाई छोटे की तरह जिंदगी में मस्त, खुशहाल, देखने में फिटफाट, सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ था। तो आखिर इन 40 सालों में ऐसा क्या हुआ कि दोनों भाइयों की किस्मतें बदल गईं? एक संवर गया तो दूसरा बिखर गया। आज जरा खुलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तो जान लीजिए कि दोनों भाई हैं कौन। ये वो हैं जिनमें 4.5 करोड़ लोग बसते हैं, जिनकी मां है रियासत पाकिस्तान और ये दो बेटे नहीं कोई और। एक है कराची, दूसरा लाहौर। मैंने कहा था ना आपसे, थिंक अकेला नहीं है। आपकी रूह की ग़िज़ा के लिए थिंक वॉइस आ गया है, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम थिंक क्राइम भी ले आए हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वापस स्टोरी में चलते हैं। आज जेनजी को मैं वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उनके वालिदैन ने उन्हें कभी नहीं सुनाई होगी। कैसे सुनाएंगे? उन्होंने फ्यूचर थोड़ी देखा है। आप जानते हैं मेरा स्टाइल यही रहा है कि माजी में लेकर जाता हूं और फिर वहां से समझाता हूं। चलिए आज रिवायत बदल देते हैं, आज फ्यूचर में चलते हैं। खूबसूरत दरिया, दरिया में चलते बोट्स, लोकल मुसाफिर, टूरिस्ट, अतराफ में हरियाली ही हरियाली। एक तरफ मैंग्रोव सांस ले रहे हैं तो दूसरी तरफ लेगून्स पर परिंदे उतर रहे हैं। मछलियां भी तैरती नजर आ रही हैं, पुल पर गाड़ियां भी दौड़ रही हैं, अतराफ में रेलवे ट्रैक भी बिछा है, जदीद ट्रेनें चल रही हैं और बड़ी बड़ी इमारतें भी दिख रही हैं। मगर आप गलत समझ रहे हैं, ये लंदन का रिवर थेम्स नहीं, ना ही पेरिस का रिवर सेन है। ये तो अपना कराची है भाई। जी हाँ, फ्यूचर में ऐसा ही होता अपना कराची, अगर किसी ने अपना समझा होता। ये जो दो दरिया मैंने आपको फ्यूचर में जाकर दिखाया, ये कराची के ही दो दरिया है। नहीं, वो वाला दो दरिया नहीं, कुदरती दो दरिया, मगर थे, अब नहीं रहे। जी हाँ, जानते हैं अब इन्हें ऑफिशियली क्या कहते हैं? एक को मलीर नदी और दूसरे को लियारी नदी। दोनों की डेल्टा होने की वजह से इट वाज अ रिच इकोसिस्टम, जिसमें मैंग्रोव्स थे, जिसमें ब्रीडिंग ग्राउंड था फिश और श्रिम्प का, और एक खूबसूरत लुक वाली जगह थी। मतलब आप इससे अंदाज़ा करें कि अगर उस वक्त ही हम अपने रिवर्स को रिवर रहने देते तो लंदन की तरह या यूरोप के काफ़ी शहरों की तरह आपके दोनों रिवर्स में बाकायदा ट्रांसपोर्टेशन होती। लियारी नदी में पानी जो आता था वो बारिश का पानी था। चुनांचे वो जो बारिश का पानी था वो साफ था, नदी भी साफ थी। अब बारिश का पानी नहीं आता सिर्फ, अब सारे शहर का सूख जाता है और इस वास्ते वो गंदा है। जो ह्यूमन ग्रीड थी, हम करते गए और लोग शायद सोए हुए थे, समझ में नहीं आता कि कैसे करने दिया गया। सारा हो गया। फिर हमने नाले जो है, जो सीवरेज की लाइंस थी, वो भी उस दरिया में शामिल कर दी। तो दरिया डिग्रेड होते गए और श्रिंक होते गए। लोगों ने कब्जे करते करते उनको काफ़ी वो कर दिया। तो ये जो है सारी एरिया जो है वो बिल्कुल सफोकेट हो गई है। जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। 40 मिलीमीटर कराची शहर के नालों की कैपेसिटी है बारिश के पानी उठाने की। यहाँ दो सवालात पैदा होते हैं। क्या कराची की शुरू से 40 मिलीमीटर बारिश सहने की कैपेसिटी थी? जी नहीं। दूसरा सवाल, ज्यादा बारिश में ज्यादा पानी आता है, ठीक है, मगर ये ठहर क्यों जाता है? इसके लिए हमें शुरू से कहानी जानना होगी। देखो भाई, पिछले कई बरसों से कराची या तो इख्तियारात की जंग की नजर हो रहा है या तो सियासत की नजर, और इसी में असल मसला दब जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कराची और लाहौर का मवाजना करके इंटरनेट पर वीडियो की सूरत में एक ऐसा मजबूत डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दूं जिसमें एक्चुअल मसला भी बयान हो जाए और उसका हल भी।
मैं अपना काम कर रहा हूं, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इतना शेयर करें कि इख्तिदार के आला ऐवानों से लेकर कराची की गलियों तक हर बड़े या बच्चे के पास ये वीडियो हो, यानी कराची के एक्चुअल मसाइल भी पता हो और उनका हल भी। क्योंकि पिछले जितने जा चुके हैं या अभी जितने इख्तिदार में हैं, हाँ, क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई कराची को पेरिस बना सकेगा? जेनजी को ही आगे आना होगा। और किसी भी सॉल्यूशन के लिए जरूरी है कि आपको मसला ठीक से पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1947 से पहले, जिन्हें आप लियारी और मलीर नदी के नाम से जानते हैं, ये रिवर हुआ करते थे। बरसात में भर जाया करते थे, लेकिन बाकी साल इसमें कम पानी रहता था। इनके दहानों पर लगून सिस्टम्स और मैंग्रोव्स मौजूद थे, जो कि पानी को एब्जॉर्ब और रेगुलेट करते थे। मैंग्रोव्स के साथ फिर वहाँ लेगून्स बनती हैं। लेगून बेसिकली बैक वाटर होता है कि जब हाई टाइड हो, सुप्रा टाइड हो, तो वो पानी अंदर आ जाता है और लो टाइड में वो नीचे हो जाता है, लेकिन वहाँ रिटेंशन होती है जिसमें मैंग्रोव्स और बहुत सारी फिश और श्रिम्प की अक़साम हैं जो उसमें करती हैं अपनी नर्सरी। जबकि किनारों पर फिशिंग, गार्डन्स, कम्युनिटीज, एग्रीकल्चर होता था। खैर, बारिश हो या सैलाब आए, ये दरिया ही थे जो शहर में पानी जमा नहीं होने देते थे। बारिश और फ्लड वाटर को रोककर आहिस्ता आहिस्ता समंदर तक पहुंचा देते थे। लियारी को देखें कि श्रिंक करके छोटी सी नाली बना दी है। हालांकि लियारी वाज अ बिग रिवर। लियारी का जो कराची हैज स्टार्टेड फ्रॉम केमाड़ी। ये जो केमाड़ी वाज एन आइलैंड, इट वाज नॉट अ मेनलैंड। मगर फिर वक्त बदला, महाजरीन आए, आबादी बढ़ी और फिर पहली बार इन दरियाओं के किनारे कच्ची आबादियां आबाद हो गईं। 1970 से 90 के दरमियान लियारी रिवर के अतराफ कारखाने लगे, फिर डायरेक्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट दरिया में फेंका जाने लगा। उधर मलीर रिवर के किनारे यानी मलीर, कोरंगी और क्रीक के अतराफ हाउसिंग स्कीम बनना शुरू हो गई। मलीर का अलग मसला है। मलीर तो तबाही, उसमें तो जो सल्फ्यूरिक एसिड पता नहीं क्या क्या जा रहा है, अंदर जाओ तो वो तो टोटल तबाही है। फिर उसमें वो मट्टी वट्टी निकालते हैं तो उसकी वजह से तो वो उसकी इकोलॉजी बहुत डिस्टर्ब है। ये कराची के लिए बहुत खतरनाक है। बाय द वे, मलीर इज सिंकिंग। मलीर का दरिया था और इसकी जो 9 शाखें थी वो तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी। वहाँ काश्तकारी थी, दरख्त थे, गाँव थे, तो खूबसूरत इलाका था, उसको छेड़ने की क्या ज़रूरत थी? मतलब स्टेबिलिटी थी वो ख़राब हो गई है, इरोजन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से पानी मतलब रुक रुक के जाए और एक्विफर को रिचार्ज करता हुआ जाए। जो नेचुरल प्रोसेस है, पानी एक इंतहाई तेज़ी फ्लश के साथ जाता है, जैसे आपने देखा कि जो मलीर में कल परसों हुआ है। दरिया की जमीन सुकड़ रही थी और कोई रोकने वाला नहीं था। ऊपर से मुसलसल वेस्टेज दरिया में डाला जाता रहा। फिर 1990 से सन 2010 के दरमियान इन्हीं दोनों दरियाओं के अतराफ बाईपास, रोड, ब्रिजेस बन गए, मगर स्टॉर्म वाटर प्लानिंग का किसी ने सोचा तक नहीं। तो कराची की जो रूह है, जो कराची एक्चुअल है, वो तो आपने सफोकेट करके गला घोंट दिया है। अब आप चाहे कितनी भी कहानियां बताएं, अब वो कुछ नहीं कर सकते। और अभी तो रुको। 2002 से 2009 के दरमियान लियारी रिवर के अतराफ लियारी एक्सप्रेसवे बनाई गई, जिसके बाद ये रिवर मुकम्मल कंक्रीट नाला की शक्ल इख्तियार कर गया था। उधर मलीर नदी के दहाने पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स एंड DHA एक्सपेंशन ने कुदरती लगून्स को बंद कर दिया। जी हाँ, अब ये वो दौर था जब लियारी और मलीर रिवर, जो शहर का कुदरती फ्लड चैनल हुआ करते थे, वो सोसाइटी और कंक्रीट के दरमियान दब गए। बल्कि इन दरियाओं को कानूनी तौर पर ही नाला डिक्लेयर कर दिया गया। दरियाओं के अंदर रोड बना के फिर जो है कहें कि भी दरिया को नहीं आएगा क्योंकि 3 साल नहीं आया, या ये समझें कि दरिया ही नहीं है। मैं नहीं कहता कि रोड गलत बने और नहीं बनने चाहिए, प्लानिंग पूरी करें ना, प्रॉपर तरीके से करें। आजकल मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या मसले हैं। आप दरियाओं को अपने रहने दें, दरियाओं के साथ छेड़छाड़ न करें, बाकी जो चाहे करें। अब कराची का 70% गंदा पानी लियारी नदी में जाता है। उधर मलीर नदी का पानी हर बारिश में सड़कों पर आ जाता है। सवाल यह है, क्या बाकी दुनिया भी अपने नेचुरल एसिड्स के साथ यही सलूक करती है? तो सुनिए जनाब, लंदन का थेम्स रिवर भी 1950 में तकरीबन खत्म हो चुका था, मगर बरतानिया ने अरबों डॉलर्स लगाकर इसे दोबारा बहाल किया और आज वो दरिया लंदन की पहचान है और हमारे दरिया अब कूड़ादान है। ठहरिए, अभी बाकी जुल्म की दास्तान है। हमने एक टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, मुझे एक प्रोजेक्ट था हाउसिंग का, तो कायम अली साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो यही बात हो रही थी कि जी लोग जा नहीं रहे और हमें हाउसिंग वो बनानी है, अपना एक्सप्रेसवे बनाना है। तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप समंदर के अंदर एक किसी क्रीक में एक
फ्लोटिंग कॉलोनी बनाएं और ये जो मुतासरीन हैं, चूँकि है सारी स्क्वाटर पॉपुलेशन, इनको वहाँ सेटल कर दें। सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन जो हवस है, जो ग्रीड है, वो करने नहीं देगी। आपको पता है कि इस शहर की 40% आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है और वो 40% आबादी जानवरों से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजारती है। मैं आपको लेके चलता हूँ मूसा कॉलोनी, मैं आपको लेके चलता हूँ जो है वो गुज्जर नाले की आबादियों पे, मैं आपको लेके चलता हूँ लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल में और औरंगी टाउन में और सुरजानी टाउन में। मैं आपको दिखाता हूँ लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। वो 60-60 गज की खोलियों में रहते हैं, उधर पानी नहीं मिलता, उधर बिजली नहीं आती, उधर गैस नहीं आती, उधर सफाई नहीं होती, उनका सेवरेज पूरा जो है वो सड़कों पर बह रहा होता है और वो उसमें रहने पर मजबूर है। आइए मैं आपको मच्छर कॉलोनी की कच्ची बस्ती लेके चलता हूं, जो है वो बहुत बड़ी कच्ची बस्ती है। आप बताइए क्या इंसान ऐसे रह सकते हैं? ड्रामा देखें, जो ये ऐसी लो लाइंग एरियाज हैं जिसमें गले तक पानी आया है, वहाँ जितनी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, उनमें ड्रामा नहीं होगा कि यार कभी बारिश आ जाएगी, हम तो घरों में डूब जाएंगे, अपने घरों में डूब के मर जाएंगे। चलिए आपको एक और पते की बात बताता हूँ। कराची का मेयर किसी भी जमात का हो, हर बार शहर डूबने के बाद आप मेयर को लानतान कर रहे होते हैं और वो बेचारा मेयर बारिश से पहले नाले में फंसी 2-4 थैलियां निकालकर आपको खुश करने के लिए दावा भी कर देता है कि हाँ जी अब शहर नहीं डूबेगा, और हर बार डूब जाता है। आप फिर लानतान शुरू कर देते हैं और फिर बरसों से ये सर्कल यूं ही चलता आ रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि मसले की जड़ क्या है। तो चलिए इसे भी जड़ से पकड़ते हैं। बात यह है भाई साहब, जैसे ये नदियां नदियां नहीं दरिया थे, इसी तरह ये नाले नाले नहीं बल्कि सिर्फ बरसात का ड्रेनेज सिस्टम थे। जी हाँ, ये भी एक कहानी है। जब जनरल चार्ल्स नेपियर ने 1839 में कराची पर कब्जा किया तो उसने शहर की तौसी के लिए कुछ बड़े स्टेप्स भी लिए, जिसमें से एक ये था कि एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जो कि बरसाती या सैलाबी पानी को सीधा समंदर की जानिब ले जाता था। अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी ट्रीटमेंट प्लांट बनाई थी जिसका पानी गटर बगीचे में जाता था ट्रीट होके, और वहाँ हर किस्म की सब्जी और हर किस्म के फूल मज़ारों के लिए, लोगों के इस्तेमाल के लिए उगाए जाते थे, क्योंकि ये आपके सारे जो स्विच का निज़ाम है इसके थ्रू ये रिसाइकिल होता था। उसके अलावा निश्तर रोड पर एक इजेक्टर पंपिंग स्टेशन लगाया गया। ये बड़ी सी चिमनी आज भी इसकी निशानी है। इस सिस्टम में भाप के इंजन लगे थे जो एयर प्रेशर के जरिए पानी और वेस्टेज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। ये पानी और वेस्टेज महमूदाबाद की तरफ से ले जाया जाता था जहां इसे नेचुरली जज्ब कराया जाता था। ये उस जमाने का एक बेहतरीन और जदीद निजाम था। और सबसे अहम बात ये कि गंदा पानी डायरेक्ट समंदर में नहीं डाला जाता था और ना ही बरसाती पानी सीवरेज में मिलाया जाता था। मगर फिर हुआ ये कि सन 1981 में कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बन गया, जिसके बाद अगले 2 सालों में इन्होंने अंग्रेजों के पुराने इजेक्टर पंप सिस्टम को खत्म कर दिया। ये जो तरीकाकार था ये अयूब खान के ज़माने तक बरकरार रहा किसी न किसी शक्ल में, मगर उसके बाद आसानी ये थी प्लानर्स के लिए कि इसको सब जो पानी था स्विच का इसको डाल दें उसमें नदियों में। वो आसान था, नदियाँ पास ही थी, हर जगह थी, तो जहाँ स्विच पैदा होता था करीब की नदी में डाल देते थे। फिर वाटर बोर्ड ने एक अलग सिस्टम बनाया जो कि आज तकरीबन 40 साल बाद बोसीदा खत्म हो चुका है, क्योंकि ना उसकी देखभाल की गई और ना ही बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से उसे एक्सटेंड किया गया। अब हुआ ये कि या तो केएमसी और वाटर बोर्ड के पास अलग सीवरेज लाइन बिछाने की प्लानिंग नहीं थी या बजट नहीं था, जो भी था, उन्हें ये सूझी कि अंग्रेजों के दौर के बने वो नेचुरल बरसाती नाले जिनका काम बारिश या सैलाबी पानी जमा करके दरिया या समंदर तक ले जाना था, उसी में सीवरेज जोड़ दिया गया। कॉमन सेंस की बात है कि एक फ्रेश वाटर है, एक वो है, तो उसको मिलाने की कोई तुक है? जी हाँ, घर, होटल्स, कारखाने, फैक्ट्रियां, जो कुछ शहर में था, सारी कंस्ट्रक्शन का सीवरेज सिस्टम इन्हीं बरसाती नालों में डाल दिया गया। यही वजह है कि आज तकरीबन 90% ये स्टॉर्म ड्रेन वाटर्स या बरसाती नाले सही काम नहीं कर पाते, क्योंकि सीवरेज और कचरे से भरे रहते हैं। यानी जब बारिश नहीं होती तो यही नाले सीवरेज से भरे रहते हैं, और जब बारिश आती है तो वही सीवरेज मिक्स होकर पूरा शहर डुबो देता है। इसीलिए शायर कहता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बारिश होती है, पूरी दुनिया में लोगों के चेहरे खिल जाते हैं। इस शहर में मुझ जैसे लाखों लोग खौफ के मारे अपने घरों में दुबक के बैठ जाते हैं। हम लोग घर से पाँव नहीं निकाल सकते बाहर। इस लेवल का जो है वो पानी, कीचड़, कचरा, गड्ढे, खौफ के मारे 12-12 घंटे भी रिसेंट बारिशों में लोग 12-12 घंटे बाद घर पहुंचे। बच्चे
मेरे अपने बच्चे जो है वो 8 घंटे बाद स्कूल से वापस आए। ठीक है, पानी जो है निकलने की कोशिश करता है, तो एक तो ये छोटे नाले रोकते हैं, मगर उससे बड़ी वजह यह है बदकिस्मती से आपका स्विच का जो निज़ाम है, जब वो समंदर में दाखिल होता है तो समंदर उसे रोकता है। जब ज़्यादा बारिश होती है और समंदर का लेवल बढ़ता है तो वो समंदर उसे नहीं जाने देता, क्योंकि समंदर का जो निज़ाम है, जो पानी का निज़ाम है, वो निज़ाम नाले के निज़ाम से ऊंचा हो जाता है। तो वो ऊंचा हो जाता है तो समंदर का पानी अंदर आता है, बाहर नहीं जाता। रियासत को फिक्रमंद होना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि ये 3 करोड़ की आबादी, जो कि मुल्कों की आबादियों से भी बड़ी है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं, उनकी आबादी से बड़े वाला शहर, आबादी से ज्यादा आबादी रखने वाला शहर, वो जो सोचता है कि रियासत मुझे ओन ही नहीं करती। पूरे बर्बाद कर दिया इन शहर को यार। इस शहर के लिए जो मैंने इसकी रिसर्च की है, जो मैंने इसको देखा है, ये तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत शहर था यार। ब्लू वाटर्स, मैंग्रोव्स, फ्लेमिंगोज, क्रेन्स। आपको पता है, इन सीवरेज नालों के अलावा शहर में तकरीबन 36 बरसाती नाले भी मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल वो भी सीवरेज के नाले बन चुके हैं और कूड़े करकट से भरे हुए हैं। हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इन नालों की कभी बाकायदा सफाई नहीं की गई और कई जगहों पर कब्जों की वजह से इनकी चौड़ाई भी कम कर दी गई है, जिसके नतीजे में सीवरेज और बारिश के पानी के बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है। एक हर एक नाला आपका जो पानी लेके समंदर तक जाता है, उसमें बेशुमार छोटे नाले मिलते हैं। मसलन आप जो है महमूदाबाद नाला लीजिए, उसमें 34 छोटे नाले मिलते हैं, और अगर आप उन छोटे नालों को साफ नहीं रखेंगे तो पानी नहीं जाएगा। तो आप बड़े नाले को तो साफ कर देते हैं, कई हज़ार मकानात गिरा के गरीब लोगों के, मगर आप ये जो 34 नाले हैं इनको तो छेड़ते ही नहीं, तो पानी कैसे जाएगा। न सिर्फ ये, बल्कि जब अंग्रेज के जमाने का इजेक्टर पंप सिस्टम खत्म किया गया, तब से ही ज्यादातर सीवरेज बगैर साफ किए डायरेक्ट समंदर में डाला जाता है। 70 करोड़ गैलन पानी अनट्रीटेड समंदर में जा रहा है। डीएचए का भी नहीं चल रहा, किसी का भी नहीं चल रहा। तो करना क्या है उस पर खर्चा? आपने 4-5 मुलाजिम रख दें, आपको सोलर की टेक्नोलॉजी आ गई है, सोलर का वो लगा दें, बिजली का भी मसला हल। और ट्रीटमेंट प्लांट में ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। हमने अभी एक नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की है, अमेरिकन, वो फ्लोटिंग है, यानी कि एक जगह से अगर सफाई हो जाए और अब काम खत्म हो तो क्रीक्स में ले जाओ अंदर, वहाँ पानी को साफ करो। डिफेंस सोसाइटी का फेज 7, तो वहाँ पानी रुकता है। ये गिजरी क्रीक थी, ये कोई 1.5 किलोमीटर चौड़ी क्रीक थी, जो अभी एक 60-70 फुट के नाले में से पानी निकालने की कोशिश की जाती है, तो वो नहीं हो सकता। 10,000 फैमिलीज हैं जिनको यहाँ रहना ही नहीं है, उनके बच्चे इधर नहीं पढ़ते, उनका वो शॉपिंग करने के लिए दुबई जाते हैं, बीच एंजॉय करने के लिए वो या दुबई जाते हैं या थाईलैंड जाते हैं। तो आपने कभी देखा कि किसी सेलिब्रिटी को कि वो हमारे बीच को एंजॉय, जब करेंगे ही नहीं, आएंगे नहीं, तो वहाँ क्यों आएंगे? तो मच्छर कॉलोनी मेरे जैसे लोग आएंगे ना, आपके जैसे। आपको देखें, आपको अमीर आदमी कम बीमार मिलेगा, गरीब आदमी ज्यादा बीमार मिलेगा, क्योंकि वो गंदगी में रह रहा है। भाई साहब, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, दिल जलता है। एक तरफ आप लाहौर को देखिए, माशाअल्लाह, दूसरी तरफ कराची को। शहर में दाखिल होते ही एक खास चीज से पता चल जाएगा कि आप कराची में आ गए। जी हाँ, कचरे की स्मेल। आज की इस वीडियो में जितनी दिलचस्पी आप ले रहे हैं ना, यकीन करें उससे ज्यादा मुझे है, क्योंकि ये मेरे शहर का सवाल है यार, जिसकी कदर बेमिसाल थी, आज उस पर सवाल है। हाकिम जान पर वबाल है, लूटता इसका माल है, बुरा इसका हाल है, पर अवाम तो कमाल है। अच्छी सड़कों का पड़ा काल है, मुसीबतों का जाल है, गढ़ों से बिगड़ा जमाल है। मगर क्या बदलेगा कभी जो आज मेरे शहर का हुआ ये हाल है? कराची में लोगों के चेहरे देखे आपने? लोगों के चेहरों पे आपको जो है ना खुशी नजर आएगी, ना किसी किस्म का सुकून नजर आएगा। आप पंजाब में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा आप दूसरी दुनिया में आ गए। मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। चलिए पुराने वक्तों में चलकर देखते हैं कि इस शहर की सड़कें कैसी हुआ करती थी। ये वो वक्त था जब लाहौर में ट्रांसपोर्ट का कोई खास निजाम न था, मगर कराची में लाखों लोग सर्कुलर रेलवे में आते जाते थे। कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी केटीसी की सैकड़ों बसें शहर की सड़कों पर होती थीं। थोड़ा और रिवाइंड करें तो कराची में डबल डेकर भी चलती थी और ट्रामवे भी। ये वो शहर था जिसकी कुशादा सड़कें पूरे मुल्क में मशहूर थीं। रिहायशी इलाकों में केडीए ने बेहतरीन प्लानिंग कर रखी थी। ये सब कुछ जो 40 साल पुराने कराची में मौजूद था, वो आज के लाहौर में मौजूद है। वो भी ज्यादा नहीं, पिछले 15 सालों में मिला ये सब। और इन्हीं 15 सालों में कराची तरसता रह गया। क्यों?
क्यों पीछे रह गया ये शहर? वो जो एशिया के नुमाया तरीन शहरों में शामिल था, उरूसुल बिलाद था, रोशनियों का शहर था, जहां की सड़कें रोज पानी से धुलती थी, आज पानी नायाब है वहां। लाहौर में पीने का पानी भी फ्री मिलता है और यहाँ गरीब हो या अमीर सब खरीद कर पीते हैं। क्यों कराची के साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है? क्यों लाहौर और कराची में इतना बड़ा फर्क है, जो आपका बुनियादी आज का टॉपिक है? तो बराए मेहरबानी सोचिए कि लाहौर में अगर पैसा लग सकता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, तो वो शहर क्यों नहीं जो कि पाकिस्तान की मईशत को चला रहा है? बहुत बड़ा इख्तिलाफ है कराची के मुस्तकबिल के बारे में। ये किसका शहर है? ये आज तक ये तो तय नहीं हुआ ये सिंध का या इंडिपेंडेंट है, ये तो पहले तय कर रहे। 1990 की दहाई में ऑपरेशंस मावराए अदालत कत्ल और हंगामे हुए। उससे हुआ ये कि सनतकार फरार होने लगे, सरमाया मुंतकिल होने लगा। इसी अरसे में खराब गवर्नेंस की वजह से कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी केटीसी की बसें बंद हो गई और शहरी अच्छी मियारी बस सर्विस से महरूम हो गए। 1999 में कराची सर्कुलर रेलवे भी दम तोड़ गई। कराची की सड़कों पर अब इन रंग बिरंगी बेढंगी बसों का राज था, जिससे आए रोज ट्रैफिक हादसात भी होते थे। रोशनियों का शहर गुज़िश्ता सदी के इख्तिताम पर अपनी कशिश खो रहा था, मगर कुदरत को शायद ये मंजूर ना था। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव बने जनरल परवेज मुशर्रफ। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down. मुशर्रफ का ताल्लुक कराची से था और नाजिम अब्बास से उनकी बहुत सी यादें वाबस्ता थी। अब जनरल मुशर्रफ से आप कई मामलात पर इख्तिलाफ कर सकते हैं, मगर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और सूबाई हुकूमतों को हासिल बेशुमार इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने के लिए ताकतवर बल्दियाती निजाम पूरे मुल्क में मुतारिफ करवाया। शहरी हुकूमत का ये नया निजाम कराची के लिए नई जिंदगी साबित हुआ। उस वक्त एमक्यूएम ने कराची के बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो जमात इस्लामी के नेमतुल्ला खान कराची के सिटी नाजिम बन गए। नया बल्दियाती निजाम नए नाजिम शहर का बड़ा इम्तिहान था। सन 2003 में कराची में तूफानी बारिशें हुई तो शहर का पहले से तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बर्बाद हो गया। सदर पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ कराची आए और शहर का दौरा शुरू किया। उनके साथ गाड़ी में सवार सिटी नाजिम नेमतुल्ला खान ने कहा कि कराची को बहाली के लिए 20 अरब रुपए दरकार हैं। मेरे पास कराची की तामीर का प्लान मौजूद है। नेमतुल्ला खान ने परवेज मुशर्रफ को बताया कि कराची में पीआईए, पाकिस्तान स्टील, केपीटी, ईपीबी समेत मुतअद्दिद इदारे हैं और ये सब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, मगर शहर को कुछ नहीं देते। मैं मंसूबों की निशानदेही करता हूं, ये इदारे उन मंसूबों को स्पॉन्सर कर दें। जनरल मुशर्रफ इस अनोखे ख्याल पर चौंक गए और उन्होंने कहा कि आप पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करें, तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाएं और फिर ब्रीफिंग दें। अगस्त 2003 में सिटी नाजिम नेमतुल्ला खान ने जनरल परवेज मुशर्रफ और तमाम स्टेक होल्डर्स को तफसीली ब्रीफिंग दी और 29 अरब रुपए का तामीर कराची प्रोग्राम पेश किया। 14 अरब रुपए के मंसूबे विफाकी इदारों, 6 अरब रुपए के मंसूबे सूबाई और शहरी हुकूमत, जबकि 1.2 अरब रुपए का मंसूबा विफाकी हुकूमत के सुपर्द हुआ। यूं कराची में तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ। जब 2004 के आखिर में शहर में जगह जगह तरक्याती कामों और मेगा प्रोजेक्ट्स ने जोर पकड़ लिया तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी इसका पूरा क्रेडिट जमात इस्लामी के नेमतुल्ला खान को दिया। दिसंबर 2004 को परवेज मुशर्रफ ने एक मंसूबे के आगाज पर कहा कि कराची पैकेज का आइडिया नेमतुल्ला खान का था और शहर में होने वाले तरक्याती कामों का क्रेडिट भी इन्हीं ही जाता है। ये मिसाल जो सियालकोट और कराची ने कायम की है वो पूरे पाकिस्तान में बाकी शहरों में भी यही मिसाल को आगे लेकर चलना चाहिए। नेमतुल्ला खान ने मई 2005 में रिकॉर्ड 43 अरब रुपए का बजट पेश किया। अब समझिएगा, उस वक्त डॉलर 56 रुपए का था, जबकि आज से 20 साल पहले शहरी हुकूमत का बजट 800 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका था, यानी 44 अरब रुपए। मगर बदकिस्मती से आज 2025 में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का बजट सिर्फ 55 अरब रुपए है, जबकि डॉलर 283 रुपए का है। गोया कराची की बल्दियाती हुकूमत का बजट जो 20 साल पहले 800 मिलियन डॉलर्स को छू रहा था, आज 200 मिलियन डॉलर से भी कम रह गया है। यह सिर्फ 2025 की कहानी नहीं है, आप पिछले 10 साल के बजट उठाकर देख लें, सूरत हाल कमोबेश एक जैसी नजर आएगी। सन 2003 में कराची में तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ, जिसने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकलाब बर्पा कर दिया।
कराची में उस वक्त भी पानी का बहरान था, मगर 2003 में शुरू होने वाले K3 मंसूबे ने इसकी कमी को बड़ी हद तक पूरा कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि शहरी हुकूमत ने न सिर्फ K3 को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिया, बल्कि 2003 में ही K4 का इब्तदाई खाका भी तैयार कर लिया, लेकिन आज तक वो खाके पर ही अटका हुआ है। नतीजा यह है कि शहर में पानी का बदतरीन बहरान है। नेमतुल्लाह खान की मुद्दत निजामत खत्म हुई तो MQM के मुस्तफा कमाल 2005 के आखिर में शहर के नाजिम बन गए। इस दौरान उन्होंने तकरीबन शहर उधेड़ डाला। शुरू में कराची वालों को काफी परेशानी हुई, लेकिन बाद में कई मंसूबे मुकम्मल होने के बाद शहर एक नई शक्ल के साथ सामने आया, जिस पर मुस्तफा कमाल ने आलमी अवार्ड भी पाया। खारजा उमूर से मुताल्लिक नामवर जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपनी एक रिपोर्ट में नाज़िम कराची सैयद मुस्तफा कमाल को साल 2008 का दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर करार दिया है। मगर फिर मार्च 2008 में मुल्क में जमहूरियत की वापसी हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ सदर के ओहदे से रुखसत हो गए। मैं आज ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला करता हूँ और उनके साथ ही उनका बनाया गया शहरी हुकूमत का ताकतवर निजाम भी लपेट दिया गया। अब पावर फिर सूबाई हुकूमतों के पास आ गई। निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली होना खत्म हो गई। कराची के तमाम अहम इदारे, वाटर बोर्ड, SBCA, KDA वगैरह सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में चले गए। जब ये सब हो रहा था तो सिंध में उस वक्त पीपल्स पार्टी, MQM, ANP सब इत्तेहादी थे। 18वीं तरमीम लाकर सूबों ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें बना ली। सूबे फिर पावर में आ गए। पैसों का सारा इख्तियार सूबों के पास ही आ गया। ऐसे में लाहौर पर तो खूब खर्चा किया गया और कराची देखता ही रह गया। बल्दियाती निजाम खत्म करने की वजह से शहरों का कितना नुकसान हुआ, उसकी सबसे बड़ी मिसाल कराची है। यहीं से शुरू हुआ लाहौर का उरूज और कराची का सवाल। वो कराची जो 2002 से 2008 तक तेजी से आगे जा रहा था, उसकी तरक्की को शहरी हुकूमत के खात्मे और 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद रिवर्स गियर लग गया। सन 2010 में 7वां नेशनल फाइनेंस कमीशन हुआ तो अगले सालों में सबसे बड़ा नुकसान कराची को उठाना पड़ा। क्या आप जानते हैं 2011 से 2025 तक कराची को कितना बड़ा नुकसान हुआ? 3,360 अरब रुपए का। ये इंकशाफ साबिक वजीर खजाना यूनुस ढागा के आर्टिकल में किया गया है। इस आर्टिकल में बताई गई तफसीलात आपको हैरान कर देंगी। ऑक्ट्राई ने जिला टैक्स की मद में कराची को 2011 से 2025 के 15 सालों के दौरान 200 अरब रुपए से कम रकम मिली। हालांकि इसका जायज हिस्सा 1236 अरब रुपए बनता था। इस तरह OZT की मद में कराची को 7वें NFC के बाद 1000 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। यूनुस ढागा के आर्टिकल के मुताबिक इन 15 सालों में सूबा सिंध ने 3871 अरब रुपए के तरक्कियाती फंड्स खर्च किए। सिंध की आबादी का 37% होने की वजह से कराची का हक 1416 अरब रुपए बनता था, मगर सिर्फ 472 अरब रुपए मिले, यानी जायज हक से 944 अरब रुपए कम। 15 साल के इस अरसे में वफाकी हुकूमत का तरक्कियाती बजट 8,967 अरब रुपए रहा, लेकिन कराची पाकिस्तान की आबादी का 8.4% है, इसलिए शहर को वफाक से 756 अरब रुपए मिलना चाहिए थे, मगर सिर्फ 340 अरब रुपए मिले, यानी हक से 416 अरब रुपए कम। इसके अलावा कराची को 15 साल के अरसे में तकरीबन 1000 अरब का नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हुआ। अगर ये तमाम रकम जमा कर ली जाए तो ये लगभग 3,360 अरब बनती है। इतनी बड़ी रकम से महरूमी के बाद अगर कराची इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है तो हैरत नहीं होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद वफाक सारे महसूलात पूरे पाकिस्तान से जो पैसा जमा होता है वो चारों सूबों में NFC अवार्ड के जरिए तकसीम कर देता है। सिंध के पास हजारों अरब रुपया आता है, पंजाब के पास उनकी आबादी के लिहाज से हजारों अरब रुपया आता है। पंजाब में वो पैसा अगर 80% लग जाता होगा, सिंध में 20% लगता है। तो भाई जो 80% लगा रहा है, आप उसके ऊपर क्यों तनकीद करते हैं, क्यों उंगली उठाते हैं, क्यों उसको चोर डाकू बोलते हैं? और ये ना समझे आप कि वो वफाक की वजह से मिलता है। नहीं, वफाक तो कंगला है। हमारा तो सबसे बड़ा अलमिया इस रियासत का ये हो गया कि वफाक के पास पैसे नहीं है। उनके पास तो उधारी उतारने के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ बचता ही नहीं है। ये सूबे पंजाब का पैसा होता है जो उनको NFC अवार्ड के जरिए मिलता है, वो अपने लोगों पे लगाते हैं। सिंध में भी आता है, अगर नहीं लगता तो ये अलग मसला है। तो पैसा आता है कराची को, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जाता कहाँ है, कैसे खर्च होता है, नहीं है कोई।
इसके खर्चे में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कराची को दस्तयाब वसाइल की कमी का अंदाजा आज से कई साल पहले वर्ल्ड बैंक ने भी लगाया था। वर्ल्ड बैंक ने कराची के हर तरह से तफसीली मुताले के बाद 2017 में रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस बात की निशानदेही की गई थी कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब डॉलर्स की जरूरत है। उस वक्त डॉलर 105 रुपए का था, यानी तकरीबन 1050 अरब रुपए। आज डॉलर 283 रुपए का है। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट कराची को दरपेश फंडिंग गैप का अंदाजा करने के लिए काफी है। कुछ ही अरसे बाद 2020 में कराची में तूफानी बारिशें हुई। इन बारिशों के बाद विफाकी और सूबाई हुकूमत ने मिलकर कराची के लिए 3 साला कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ बैठकर कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। ये रकम कराची पर 2020 से 2023 के दरमियान खर्च होना थी, यानी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मुद्दत भी मुकम्मल हो गई। मगर क्या शहर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई? वो आपके सामने है। क्या पंजाब में रहने वाले या लाहौर में रहने वालों को भी कराची की तरह ट्रीट किया जा रहा है? नहीं। यहाँ पे वो बुनियादी सवाल है कि जब तक मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ट्रू रिप्रेजेंटेशन मेरी नहीं होगी, जब तक मेरे लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं अपने आप को माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ ये आपके चैनल पे कहता हूँ, मैं अपने आप को लावारिस समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि रियासत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ। मैं हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ, लेकिन मुझसे मोहब्बत और शफकत वाला सलूक जो है वो नहीं किया जाता। किसी को परवाह नहीं है और कोई वजह नहीं है, परवाह नहीं है। कराची पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है। सिर्फ गुज़िश्ता माली साल में कराची ने 3256 अरब रुपए टैक्स दिया। ये शहर मुल्क की आमदनी और बरामदाद में सबसे ज्यादा हिस्सा डालता है। मगर अफसोस की बात तो यह है कि कराची को रोजाना 1200 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, मगर मिलता कितना है? सिर्फ 550 मिलियन गैलन। अरे जो बड़ा बेटा कमा कर दे रहा है उसकी प्यास तक नहीं बुझा पा रहे। कराची को 15,000 बसों की जरूरत है, लेकिन आखिरी 18 सालों में सिंध हुकूमत सिर्फ 300 से ज्यादा बसें चला सकी है। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात नहीं है। बाकी ऊंट के मुंह में जीरा है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में लाइट रेल या मेट्रोस चल रही हैं, मगर नई ट्रेन क्या, यहाँ तो कराची की पुरानी सर्कुलर रेलवे भी 1999 से बंद पड़ी है। हाँ, बड़े कोर्ट ऑर्डर्स आए थे, उस वक्त भी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने बड़े बड़े दावे किए थे, मगर अब सब गायब है। केसीआर जो है ये बनने जा रहे हैं। ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो फरवरी 2016 में शुरू हुआ था, वो आज 9 साल बाद भी नामुकम्मल है। या यूं समझ लें कि नुमाइश पर पहुंचकर इस बस की बस हो गई, आगे ही नहीं बढ़ पा रही, हालांकि इसे टावर तक जाना था। उधर रेड लाइन, जिसका कोई यकीन से नहीं बता सकता कि इस रेड लाइन की डेडलाइन क्या है। पानी का मंसूबा K4 22 साल में मुकम्मल नहीं हो सका। K4 मंसूबे की ऑगमेंटेशन की समरी PC1 की कई साल बाद भी मंजूरी न मिल सकी। एक तरफ तो कराची पिछले 15 सालों में अपने जायज वसाइल से महरूम रहा, तो दूसरी तरफ लाहौर में इसी अरसे में 1.6 अरब डॉलर की लागत से ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा मुकम्मल हुआ। तकरीबन 12 माह पहले 30 अरब रुपए की लागत से लाहौर मेट्रो बस का मंसूबा सिर्फ 11 माह में मुकम्मल किया गया। इसी तरह अरबों रुपए की लागत पर मुश्तमिल लाहौर रिंग रोड का मंसूबा भी है। अच्छा, मैं तो सिर्फ 3 मंसूबों का बता रहा हूं, जबकि लाहौर में पिछले 15 सालों में कई मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। तो क्या है कराची के मसले का हल? क्या एक बार फिर बाइख्तियार शहरी हुकूमत का निजाम? जिस तरह लंदन, इस्तांबुल और न्यूयॉर्क जैसे दुनिया के बड़े शहरों का निजाम पूरी तरह वहां की मुंतखब बल्दियाती हुकूमतों के पास होता है, कराची में भी बल्दियाती हुकूमत को उसके इख्तियारात, वसाइल और इदारे वापस मिलने चाहिए, वरना फिर आपका कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि जितना बड़ा ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੌਰ है उतना साडा जौहर है।